द रियल आर्टिस्ट एपिसोड नंबर 1। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे लोगों की कहानी बताने वाला हूं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए निकाल दी है और इसके आगे भी ये ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इनके लिए ये मैटर नहीं करता कि ये कहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, इनके लिए ऑडियंस कैसी है वो भी मैटर नहीं करता। ये कभी 5 स्टार होटल में परफॉर्म करते हैं तो कभी धारावी की गलियों में परफॉर्म करते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी हो या गणपति पंडाल हो, ये सभी जगह एक ही तरीके से एक ही नजर से सभी को एंटरटेन करते हैं। ये चार्ली चैपलिन के दो ऐसे कैरेक्टर जो मुंबई के सबसे पुराने आर्टिस्ट में कंसीडर किए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रवीण कामटे एंड संदीप चार्ली का, जिन्होंने अपने 30 से 35 साल की इस पूरी जर्नी को मेरे इस 30 से 35 मिनट के इस वीडियो में उतारा है। सो आइए देखते हैं इनकी पूरी लाइफ जर्नी। So guys, we are with the two very talented Charlie Chaplin characters जो मुंबई के सबसे फर्स्ट चार्ली चैपलिन का शो स्टार्ट किए थे। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्होंने ही वो शुरुआत की थी जहां से बर्थडे पार्टीज का जन्म हुआ था और फिर बर्थडे पार्टीज इवेंट इंडस्ट्री में कन्वर्ट हुई है और ये सारा रेवोल्यूशन इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मेरे दो गेस्ट आ रहे हैं जिनके लिए आप अपने घर पे बैठे बैठे तालियां बजा सकते हैं, प्रवीण जी एंड संदीप जी। सो नाउ वी आर गोइंग टू गेट इन दिस कन्वर्सेशन। प्रवीण जी, जिन्होंने चार्ली चैपलिन का शो आज से 35 साल पहले शुरू किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 1-2 साल और 37 ईयर्स। हाँ जी। प्रवीण जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा कि आपने, अगर मैं ये कहूं कि आपने इस पूरे मुंबई के इवेंट इंडस्ट्री को अपने आंखों के सामने उगते हुए देखा है एक बच्चे की तरह, कि कैसे वो छोटा सा बच्चा था और फिर वो धीरे धीरे आज मुंबई के सबसे बड़े बिजनेस में आता है। इवेंट इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है, बर्थडे पार्टी का मार्केट बन चुका है, जहां पे भले ही छोटे छोटे कलाकार बहुत ही कम रेट में काम करते हैं लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। और मुझे बहुत ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मुझे आपसे ये मौका मिला है पूछने का कि आप इस बारे में हमें कुछ बताइए, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में और आपकी लाइफ जर्नी के साथ में ये जो इवेंट इंडस्ट्री आगे बढ़ा है उसके बारे में। मैं 1987 में मुंबई आया और उसके पहले 1984 में मेरा पहला चार्ली का मैंने परफॉर्मेंस किया स्टेज पर हमारे गांव में, जो कोल्हापुर से नज़दीक है, सांगली नाम का शहर, जहाँ पर लोगों को चार्ली चैपलिन उतना पता नहीं था जितना कि मुझे भी पता नहीं था। एज अ कॉमेडी कैरेक्टर्स मुझे लॉरेल एंड हार्डी ज़्यादा पसंद थे और सेम टाइप का ब्लैक एंड वाइट कॉमेडी साइलेंट एरा का पीरियड था वो, तो उसमें मुझे चार्ली चैपलिन एकदम से भा गया और मेरी माँ जो है उसने मुझे चार्ली करने पे बहुत सारा प्रोत्साहन दिया। तो देन आई हैव स्टार्टेड फैंसी ड्रेस में मैंने चार्ली चैपलिन का कॉस्ट्यूम पहन के एक बार 4 या 5 मिनट के लिए धमाल की थी। उसके बाद वो जैसे ओरिजिनल चार्ली चैपलिन ने पहली मर्तबा अपना वो बड़ा आदमी का कोट, छोटे बड़े आदमी का जूता, बड़े आदमी की राइट, वो वीडियो मुझे याद है, छोटे आदमी का कोट पहन के कैमरा के सामने बार बार जा के उसने अपना कैरेक्टर रजिस्टर किया। उसके बाद वो जिंदगी भर के लिए वो कपड़ा चार्ली चैपलिन पे फिट हो गया। और सेम उसी तरह हम वो ओरिजिनल चार्ली चैपलिन से कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो एक समंदर है और हम एक बूंद है उस समंदर की। मैं और मेरे जैसे जितने भी चार्ली करते हैं, क्योंकि वो चार्ली साहब ने जो करके रखा है ना, उसको ना ये सदी में, ये दुनिया में और कोई कर नहीं सकता। तो हमने थोड़ी सी कोशिश की। तो मेरा चार्ली चैपलिन 1984 में शुरुआत हुआ। तब से मैंने कितने शो किए ये भी आज तक गिना नहीं है और कितने साल हो गए ये भी परफेक्टली मालूम नहीं है मुझे। लेकिन बम्बई में मैं 87 में आया और आया था तो जेजस कोलापाड़ की पेंटिंग की एग्ज़ाम देने के लिए। तो पेंटिंग के एग्ज़ाम के लिए बैग में पहले पेंटिंग का सामान डालने चाहिए था, लेकिन मैंने चोरी चुपके से मेरा चैपलिन का सामान डाल दिया। बम्बई में आया तो बम्बई में बर्थडे पार्टियाँ होती थी, लेकिन बर्थडे पार्टी में सिर्फ मैजिक शो हुआ करता था और कोई इंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं हुआ करता था। लोगों को मालूम है, 4 बलून फुला दिए और कचौरी समोसे लेके आए और अप्सरा की पेंसिल और छोटा सा रिटर्न गिफ्ट, और कोई एक आध मैजिशियन ने शो किया तो अब 15-20 मिनट का मैजिक शो। जैसे मैं यहाँ पर आया, किसी ने मेरा एक परफॉर्मेंस गणपति में देखा, तब से जो मुझे
लोगों ने उठाना शुरू कर दिया तो पहले टाइम पे मेरे पास कांटेक्ट के लिए लैंडलाइन का फोन तक नहीं था। ये सबसे बड़ा सवाल है हाँ सर, जी। कि जब आज आप बता रहे हो कि आई थिंक 1988 89 की बात चल रही है, तो लोग आपके घर तक आते थे कि ढूंढते हुए कि आप कहाँ रहते हो और हमें आप चाहिए हमारे मंडल में शो करने के लिए, या फिर हमारे बर्थडे पार्टी या ऐसे कुछ होता था, जो क्या था वो प्रोसीजर? बिल्कुल कैसा है ना कि अपनी पूरी इंडस्ट्री में या किसी भी प्रोफेशन में कांटेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। राइट आपका धंधा अगर बढ़ाना है तो आपके पास कॉन्टैक्ट्स चाहिए Right. और यू शुड बी रीचेबल एवरी टाइम। राइट तो मेरे घर में तो लैंडलाइन का फोन नहीं था, मैं केयर ऑफ नंबर का एड्रेस और ये देता था। जिनको केयर ऑफ नंबर नहीं है वो मुझे सीधा घर पे आके मुझे मिलते थे। मेरे कार्ड मैंने बनवाए थे क्योंकि मेरा भाई स्क्रीन प्रिंटिंग का काम करता था, उससे मैंने कार्ड प्रिंट करवा के लाए जिस पर मेरा एड्रेस हुआ करता था। तो पीपल यूज्ड टू कम टू मी डायरेक्टली एट माय रेसिडेंस। और वो बोलने में कुछ बुरा नहीं है कि मैं चाल सिस्टम में रहता था मेरे अंकल के साथ में, तो बहुत स्ट्रगल किया हुआ है लाइफ में। एक 100 रुपए की नोट पापा से लेके बम्बई आया था मैं। तो सर वो जो टाइम था, उस वक्त आपने जो पहला शो किया था गणपति के मंडल में या किसी भी बर्थडे पार्टी में, आपने उस वक्त कितने पैसे चार्ज किए थे? याद नहीं है लेकिन शायद 200 रुपए मिले होंगे। 200 रुपए? 200 रुपए। वाह। और 200 रुपए से ये जो सफर आपका शुरू हुआ है, आज आप एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर हो और प्लस आप चार्ली में आज मुंबई में, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आप सबसे बेस्ट हो, राइट? ऐसा आप बोलते हो लेकिन जनता जानती है, ऑडियंस जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम तो सिर्फ इंटरटेनर हैं तो, और एक साफ दिल से इंटरटेनमेंट करना, पब्लिक को एंजॉय कराना, ये हमारा पहला फर्ज है। ओके, सो प्रवीण जी थैंक यू सो मच। और अब हम बात करने वाले हैं संदीप जी से। संदीप जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है, कैसे आपके दिमाग में आया कि चार्ली चैपलिन का कैरेक्टर आपको करना है, और कैसे आपकी लाइफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब से आपने चार्ली चालू किया है तब से लेकर अभी तक कैसी गई है, इसके बारे में शुरुआत कैसी हुई है और जर्नी कैसी थी, जरा बताइएगा। एक तो मेरे गुरुजी के सामने मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। ये मेरे गुरुजी है, इनका देख के ही मैंने एक्चुअली मेरा चार्ली शो चालू किया था। इनका जो गणपति में इन्होंने पहला शो किया था, मेरा लाइफ का मैंने इतना चार्ली शो पहले देखा था। तब मेरे दिमाग में, उस टाइम में मैं मिमिक्री ऐसा कुछ करता था, लेकिन इनका जब शो मैंने देखा ना तो मेरे भी दिमाग में कुछ आइडिया आया कि इनके जैसा कुछ हमें भी करना चाहिए, क्योंकि ये चार्ली अलग कुछ है। मिमिक्री आर्टिस्ट तो दुनिया में बहुत है, चार्ली करने वाला कोई नहीं, मतलब ऐसा वो उस टाइम मुझे लगता था। तभी चार्ली इनका परफॉर्म देखकर मेरे दिमाग में आया कि हम लोग भी ऐसा कुछ चार्ली में कर सकूं। तो तब मैंने चार्ली का इनका देखा था। तब वो जमाने में स्कूल में हम लोग को चार्ली दिखाया करती थी। चार्ली चैपलिन के शोज हुआ थे प्रोजेक्टर स्क्रीन के साथ में। प्रोजेक्टर लगा रहा है, टीवी के ऊपर दिखाया करते हैं। वो देख देख के मैं, इनका अलग आइटम है, मेरा अलग परफॉर्म है, मतलब आइटम अलग है, वो दोनों का अलग अलग मैंने बिठाया था। सो बताना चाहूंगा इतना मजा आ रहा है इन दोनों के साथ में बात करके। और प्रवीण जी और संदीप जी ने जब काम चालू किया था तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो मुझे एक 30-35 साल का एक्सपीरियंस, फ्री कन्वर्सेशन मिल रहा है। और जो इस वीडियो को देख रहा है उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आप कलाकार हो तो अपने से बड़े कलाकार से बातें करो, उनके बारे में जानो, उनकी लाइफ जर्नी जानो, उन्होंने कैसे अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल किया है और कैसे ऊपर बढ़े हैं, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट के लिए है कि एक आर्टिस्ट किस तरीके से परफॉर्म करता है, एक आर्टिस्ट की लाइफ कैसी होती है और एक आर्टिस्ट का नजरिया क्या होता है। सो मैं कुछ सवाल लेकर के आया हूँ प्रवीण जी एंड संदीप जी, आप दोनों के लिए। सबसे पहली चीज कि जब आपने चार्ली शो स्टार्ट किया तब से लेकर अब, यानी कि आज प्रेजेंट डेट में चार्ली के शो तब में और अब में क्या डिफरेंस आया? क्या ऑडियंस का इंटरेस्ट तब ज़्यादा था, अब कम हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, मोबाइल, पबजी, इस सब चीज़ों ने चार्ली को कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग से वाइप आउट करने लग गए हैं, या फिर वैसा ही है जैसा पहले था, जो चार्म था चार्ली के शो का या एंटरटेनमेंट का, वो कैसा है? हम आज भी जब शो करते हैं
तो जो बड़े बुजुर्ग है ना उनको पुरानी याद आती है ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं ना वो नए नए कैरेक्टर से वाकिफ हो गए हैं। बहुत सारे वो पबजी आ गया है, मोबाइल के गेम्स आ गए और डोरेमोन, मिकी माउस, ये है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स आ गए हैं। लेकिन चार्ली जब हम करते हैं तो पहले पीरियड में लोग पहचानते थे कि चार्ली चैपलिन है। कभी कभी वो लॉरेल हार्डी से कनेक्ट करते थे ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस होने की वजह से, तो ये होता था। लेकिन आजकल के ज़माने में बच्चों को चार्ली मालूम नहीं है, फिर भी वो हमारी तरफ जब देखते हैं तो एज ए क्लाउन देखते हैं। और ये कोई बताना बुरी बात नहीं है कि चैपलिन इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट क्लाउन। वो जग से सबसे बड़ा क्लाउन है, जो क्लाउन का पहला उद्देश्य होता है पब्लिक को एंटरटेन करना। और दूसरी बात, सर्कस की सारी चीज़ें वो जोकर का आती है। जोकर इज द मास्टर ऑफ ईच एंड एवरी आर्ट इन द सर्कस। वो शेर के सामने भी जा सकता है, कॉमेडी कर सकता है, झूले से झूल के नीचे गिर सकता है, लेकिन उसको गिरने का टेक्निक मालूम होता है इसलिए वो गिर सकता है। ऐरा गैरा नत्थु खैरा ये काम नहीं कर सकता। लोगों के दिमाग में क्लाउन अलग दिमाग से है, लेकिन चैपलिन जो है ना वर्ल्ड्स बेस्ट क्लाउन है। तो हमको उस हिसाब से पब्लिक से रिस्पॉन्स मिलता है। सो यानी कि आप ये बोल रहे हो कि जो चार्ली चैपलिन का जमाना था और जो चार्ली चैपलिन को एक्चुअल में देख कर बड़े हुए हैं, वो अगर आज भी आपका शो देखते हैं तो वो कनेक्ट होते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि चार्ली चैपलिन कौन है, तो वो उससे कनेक्ट नहीं हो पाते। तो क्या ये ऐसा है कि क्या धीरे धीरे लोग मतलब आगे आने वाले जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि अभी नए नए सुपर हीरो आ रहे हैं, क्रिश है, सुपरमैन है, बैटमैन है, थॉर है, कैप्टन अमेरिका है, जैसे ये सारे कैरेक्टर्स अभी के हैं, ट्रेंडिंग के हैं, तो बच्चे अब उनको ज्यादा पसंद करते हैं और वो पुराना कैरेक्टर अब धीरे धीरे वाइप आउट हो रहा है। सो संदीप जी, आप जरा बताइए अपना एक्सपीरियंस कि अब आपके शो में बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा होता है? वैसे शो करने को आता है मजा। हाँ, मजा तब आता है ऑडियंस से अगर रिस्पॉन्स हमें मिलता है तो करने को बहुत मजा आता है। अगर रिस्पॉन्स अगर हमें नहीं मिला तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। राइट। और इसमें एक दूसरी बात है, सॉरी, Yes. चीज क्या है ना, ये माइम एक्ट होने की वजह से लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। दूसरी बात, Right. किसी देश से कनेक्टेड नहीं है। चैपलिन इज अ यूनिवर्सल कैरेक्टर। और कॉमेडी इज अ बेसिक ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि हम लोग फिल्म देखने जाते हैं, वहां जाकर सीरियस और जो हॉरर फिल्में होते हैं ना उसमें हमको आनंद आता है, लेकिन कॉमेडी फिल्म में जितना हंसते आनंद आता है ना उतना बाकी फिल्म में नहीं आता है। इंटरटेनमेंट के लिए कॉमेडी का होना बहुत जरूरी है। और चैपलिन जैसी जो कॉमेडी है जिसमें किसी चीज का बंधन नहीं है, हमने और इसने भी, संदीप ने और मैंने आदिवासी लोगों के लिए परफॉर्म किया है, रिमांड होम के जो बिगड़े बच्चे होते हैं उनके लिए किया है, कैंसर पेशेंट बच्चों के लिए किया है। वहां पर चार्ली चैपलिन कौन था, कहाँ का था, ये मालूम होने की जरूरत नहीं है। जैसे हम आईपीएल का मैच देखते हैं, उसमें हर देश के खिलाड़ी खेल रहे हैं, हम किसको प्रमोट कर रहे हैं पता नहीं चलता, बट वी एंजॉय द गेम। फैंटास्टिक, सुपर। सर, आपने जो जवाब दिया है वो मुझे इतना पसंद आया है कि और सामने ऑडियंस अगर एंजॉय कर रहे हैं तो हमें भी शो करने को काफी बहुत मजा आता है। प्रवीण जी, आपने जो अभी ये बात कही है वो मुझे बहुत 100% राइट लगी है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ये सोच थी कि चार्ली चैपलिन अगर गायब हो रहा है कैरेक्टर तो उसमें मतलब ये तो जनरेशन गैप है, राइट। लेकिन अब जैसे कि आज के जनरेशन को कैप्टन अमेरिका, सुपरमैन और वो थॉर, आयरन मैन जैसे लोग पसंद आ रहे हैं, क्योंकि वो विजुअली बहुत अच्छे लगते हैं मूवी में, उनके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं। और फिर उसके बाद में क्रिश है, शक्तिमान की एक नई मूवी आ रही है। तो आज का जनरेशन जो है वो सुपर पावर्स वाले कैरेक्टर को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और जैसे कि सबसे पहला जो कैरेक्टर है चार्ली चैपलिन, अब वो धीरे धीरे वाइप आउट हो रहे हैं दिमाग से। और कुछ लोग हैं जैसे कि अभी हम लोग हैं जो आज भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आपने ये जो बात बोली है ना कि कोई भी कैप्टन अमेरिका या कोई भी सुपरमैन या कोई भी थॉर या कोई भी शक्तिमान जाकर के किसी भी आदिवासी को एंटरटेन नहीं कर सकता अपने कॉस्ट्यूम में, ये मुझे आपकी जो बात लगी है कि यस, इसे जिंदा रखना है, क्योंकि इसकी एक ही वजह है, ये यूनिवर्सल है। और एक बात है जी, बोल के तो दुनिया सब हंसती है, लेकिन बिना बोले जनता का हंसाना काफी बहुत मुश्किल बात है। लाइफ में शोज इतने किए हैं, कहा हमने तो जो धारावी में जो गटर वगैरह रहते ना उसको फली डाल के उस पे परफॉर्म किया है। मेकअप कर रहा हूँ, ऊपर से पानी गिर रहा है, मेकअप करने के लिए जगह नहीं है,
फिर भी Okay. मेकअप करके शो करो। एक सवाल मेरे दिमाग में आया, ये एक्चुअली कैसा है कि बात पैसों की नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है एक रियल आर्टिस्ट जिस पे ये शो पूरा बन रहा है, एक रियल आर्टिस्ट के लिए पैसे से ज्यादा है उसकी सेटिस्फैक्शन जो वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। हम लोग कम पैसों के लिए भी काम करते हैं, हम बहुत ज्यादा पैसे भी चार्ज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है या फिर ऑडियंस उतना एंटरटेन नहीं हुई जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यार मैं आया हूं शो में धमाल करके जाऊंगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो हमको लगता है कि नहीं यार कुछ कमी था। तो आपको मेरा सवाल ये है, आपको धारावी के जो एरिया में आपने शो किया है, जो आदिवासी के शो में किया है, या फिर जो एकदम जैसे बोलते हैं ना कि गणपति का पंडाल है जिसमें गरीब झोपड़पट्टी के बच्चे हैं, उनके लिए शो करने में आपको ज्यादा मजा आता है, या किसी 5 स्टार में रिच बच्चों के लिए करने में मजा आता है? क्योंकि कहाँ ज्यादा आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है? धारावी। मैं 100%। सो इसी के साथ में मेरा दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्योंकि हम लोग परफॉर्मर हैं, मैं एक एंकर हूँ, आप एक चार्ली कैरेक्टर प्ले करते हैं, प्रवीण जी आपने तो गेम एंकरिंग भी की है, Right. और इसके साथ में बहुत सारी चीजें आपने की है। तो एज अ परफॉर्मर अब ये एक सवाल है जो सारे आर्टिस्ट के दिमाग में चल रहा है, लेकिन इस बारे में कोई ढंग से बात नहीं कर पा रहा है, ना ही इस बारे में कोई चर्चा हो पा रही है। जो कैरेक्टर स्टैब्लिश होता है उसे टाइम लगता है, ठीक है, और फिर वो स्लो पॉइजन की तरह हमारे दिमाग में सर चढ़ के बोलता है कि वाव क्या शो था। जैसे थिएटर जब आप देखने जाते हो तो थिएटर में पहले कैरेक्टर स्टैब्लिश होती है कि ये कौन बंदा है, अच्छा तो इसके साथ ये ट्रेजेडी हुई है, या फिर अच्छा ये इसका भाई है, ये उसका बहन है। अब ये जो कैरेक्टर स्टैब्लिश होता है इसको टाइम जाता है, तब जाकर के वो परफॉर्मेंस इतना निखर के आता है। अब आज के ज़माने में 30 सेकेंड और 60 सेकेंड के जो रील्स एंटरटेनमेंट का जरिया बन चुका है, और उस वजह से कि लोगों को सिर्फ 30 सेकेंड में एंटरटेन करना है, 60 सेकेंड में एंटरटेन करना है, वरना आपको लोग स्वाइप अप कर देंगे और आपको फॉलो नहीं करेंगे, आप फेमस नहीं हो पाओगे, और इसका मतलब होगा कि आपके पास फॉलोवर कम है तो आप एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो, आप फेमस आर्टिस्ट नहीं हो, राइट। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि अरे यार 60 सेकेंड में कैसे एंटरटेन करें, क्योंकि वो तो फेक एंटरटेनमेंट है। ऐसे तो आप पूरा दिन उंगली घुमाते रह जाओ, वो 60 सेकेंड का वीडियो देखने के लिए आपने 2 घंटे निकाल दिया, लेकिन 2 घंटा कोई एक चीज नहीं देख पा रहे हो। इस बारे में आपका क्या कहना है कि आने वाला टाइम एंटरटेनमेंट को लेकर के कैसा हो रहा है? देखिए, फास्ट फूड आ गया। पहले तो हम लोग रोटी सब्जी चावल खाते थे, दाल चावल खाते थे। अभी धीरे धीरे मैगी आ गई, 2 मिनट में खाना बनता है। लेकिन सेहत के लिए वो कितना अच्छा है वो खाने वाले को मालूम है, मेंटली कितना अच्छा है वो सबको पता चलता है बाद में। ये क्षणिक बोलते हैं जिसको, टेम्पररी इंटरटेनमेंट। टेम्पररी एंटरटेनमेंट, 1 सेकंड में आपने देख लिया, पसंद आया, दूसरे दिन वो कैरेक्टर भूल जाते हो। वाह। वो याद रखने के लिए आपको बार बार कुछ ना कुछ डालते रहना चाहिए। जब डालते रहोगे, अभी मेरे को चार्ली चैपलिन के गेटअप में आप गेम्स कंडक्ट करो ऐसा बोलते हैं लोग, मैं बोलता नहीं करता हूँ, क्योंकि चैपलिन साइलेंट कैरेक्टर मैं करता हूँ। गेम्स में मेरा मास्टरी है, लेकिन वो मैं क्लाउन कॉस्ट्यूम में कर सकता हूँ, नॉर्मल ड्रेसअप में कर सकता हूँ। लेकिन पब्लिक डिमांड कर रही, इसलिए आप कुछ भी करो ये मतलब नहीं। पब्लिक की डिमांड है, आप रोज एक रील डालना चाहिए, तो मैं खाना बना रहा हूँ उसका रील डालूं, मैं नहा रहा हूँ उसका रील डालूं, सिर्फ इंटरटेनमेंट के नाम के नीचे, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि हमको रील्स के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है, आप कुछ दिनों में देखेंगे हम दोनों की भी रील्स आएंगे, हम करेंगे, बिकॉज ये ट्रेंड है, ये पानी का बहाव है जो चल रहा है ना, जमाने के साथ चलना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन हम अपनी कला के साथ ऑनेस्ट हैं, हम उसको पकड़ के चलेंगे, हम डालेंगे हमारे भी रील्स, लेकिन हर एक चीज का टाइम होता है, राइट। अपना भी टाइम आएगा, अपना टाइम तो पहले से चल रहा है, अभी और भी टाइम आएगा। तो इंस्टाग्राम रील्स और जो फॉलोअर्स हैं उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और जो रियल आर्टिस्ट हैं वो एक्चुअली बहुत ही कम फेमस हैं, जिसके वजह से मैंने ये सीरीज द रियल आर्टिस्ट स्टार्ट किया है। और मेरा मकसद है कि अपने अपने फील्ड में जो सबसे बेस्ट है उनके पास जाऊं, उनसे बात करूं और उनके बारे में उनकी स्टोरी सुनूं। जैसे आपने स्टोरी सुनाई कि आपने कितने साल से स्ट्रगल किया है, तब तो इंस्टाग्राम था भी नहीं, राइट। वरना अगर आपके पास इंस्टाग्राम होता तो आज मुझे लगता है कि आप शाहरुख खान होते। पुरानी बात आपको बताता हूँ जी, इन्होंने फोन के बारे में बताया ना, जब मैंने चालू किया था मेरे घर पे भी फोन नहीं था, मैं भी चाल में रहता था, तो वहाँ पर भी केयर ऑफ नंबर था, और मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ थी,
जब मैं बाहर जाता था के जिनके पास नंबर था ना, वहाँ पर हम लोग ने बेल लगाई थी। जैसे ही मेरा फोन आ जाएगा वो बेल बजा देते, मेरे घर पे बजती थी। ओह तो घर में मैं था या मेरी माँ थी, वो जाके फोन लेते थे। मतलब ऐसा माहौल चलता था। वाह, वेरी नाइस। एंड इसी के साथ में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहूंगा आप दोनों से, क्योंकि आप दोनों बहुत ज्यादा सीनियर हो और आप दोनों सीनियर हो, तो ये सवाल भी आप दोनों के साथ में जस्टिफाई करता है। जब आप दोनों किसी एंकर को या किसी मैजिशियन को या किसी चार्ली के कैरेक्टर को एक गंदा परफॉर्मेंस करते हुए जब देखते हो, तो आपको कैसा लगता है? और आपको उन्हें ऐसा बोलने का मन तो करता होगा बट आप नहीं बोल पाते हो। सो आज किसी का नाम लिए बिना उन सारे लोगों को जो चार्ली का कैरेक्टर को बहुत ही गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, या फिर नॉट चार्ली ओनली, एक एंकर जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ पैसों के लिए या कम पैसों के लिए काम कर रहा है, जो हो रहा है उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि इसे एक बैड आर्टिस्ट कहा जाता है। या तो आप उसे ढंग से करो या तो आप उसे मत करो, राइट? ये एक कहावत होती है, या तो आप उसे ढंग से करो या तो उसे मत करो, जब तक आप उसको ढंग से करने लायक ना हो जाओ। ये मेरी सोच है। आप इस बारे में क्या बोलेंगे प्रवीण जी? जब से हमने स्टार्ट किया तो मेरा एक पहले तो 4-5 मिनट का एक्ट था, जो मेरा धीरे धीरे मैंने उसमें कुछ चेंजेस करके वो 25 मिनट्स तक, पहले तो 35-40 मिनट्स करता था मैं, लेकिन हर एक एक्शन के ऊपर मैंने रातें खराब की है। बहुत सारा चैपलिन की फिल्में देखी, उसका बायोग्राफी पढ़ा हुआ है मैंने, तो वो पूरा आत्मसात कर लिया हमने। लेकिन जब मार्केट में हम देखते हैं, यानी कि आपका होमवर्क बहुत स्ट्रांग था। करना ही पड़ेगा हर आर्टिस्ट को। संदीप ने मुझे आइडल रखा और मेरे शोज उसने ऑब्जर्व किए, लेकिन अपना दिमाग चला के एक अलग सेटअप सीन का किया उसने। मैं करता हूँ, मैंने चैपलिन की फिल्में देखी, लेकिन मैं जो चार्ली एज ए डॉक्टर करता हूँ वो आपको किसी फिल्म में नहीं मिलेगा। दैट इज द ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, और ओल्ड बॉटल विथ न्यू वाइन। ये जो चक्कर है वो मैंने कर लिया। बॉटल वही रखी हमने, उसमें वाइन नहीं डाल दी, तो कंसेप्ट नहीं डाल दी। लेकिन बुरा इस बात का लगता है कि मैंने और संदीप ने आज तक कम से कम 100-500 शो को ना बोला होगा। आप बोलेंगे क्यों, इतने बड़े हो गए? बड़े की बात नहीं थी, कुछ पर्टिकुलर शादियों में हमको बुलाया जाता था कि एज अ रोमिंग कैरेक्टर करो आप। अच्छा, घूमो फिर, आप शो का कितना पैसे लेते हो? फलाना फलाना लेते हो, ठीक है, आपको 500 रुपए ज्यादा देंगे। अच्छा, आप आके शादियों में घूमो, बच्चों को चॉकलेट बांटने में क्या प्रॉब्लम है तुमको? तो मैं ना बोलता था, ये भी ना बोलता था। कभी कोई सर पे चढ़ के बैठता था अच्छी जगह पे करना है, तो हम लोग दोनों डिस्कस करके करना ही नहीं करना डिसाइड करते थे। क्योंकि होता क्या था ना, कुछ बच्चे इतने शैतान हमने देखे हुए हैं पार्टियों में कि वो हमको लात मारते हैं, हमारे टोपी उड़ा देते हैं, लकड़ी लेके भाग जाते हैं, यहाँ तक कि थूकते हुए बच्चे देखे हैं हमने। और हमको बुरा नहीं लगता, हमको बुरा नहीं लगता वो प्रवीण कमते के ऊपर थूकते, हमको बुरा नहीं लगता वो संदीप के ऊपर थूकते। वो थूकते थे चार्ली चैपलिन पे, जिसको हम भगवान मानते हैं। उस कैरेक्टर का जो इंसल्ट हो रहा है वो मेरे से कभी, हमसे दोनों से बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने मोस्टली शोज को ना बोल दिया। एज अ फ्रेंड, एज अ एल्डर आर्टिस्ट, मैं उसको सलाह देता हूं, गाइड करते हैं। जो मानता है ठीक है। कुछ लोग नाड़ा छोड़ देते हैं, पटी हुई जीन्स डालते हैं, पार्टियों में घूमते हैं, चार्ली बनते हैं, उसमें चार्ली का इंसल्ट होता है। राइट, दैट इज वेरी बैड। आपको एक वेटर को भी जितनी इज्जत रहती है ना, उतनी भी इज्जत आपको नहीं मिलती। राइट, तो ये आपको नहीं करना है। कम से कम उसका नाम तो खराब मत करो। हाँ, आप अगर गंदे दिखते हो तो आपको काम नहीं मिलेगा। आप अच्छा काम करते हो तो आपको काम दुगना मिलेगा। लेकिन इसमें हो क्या जाता है, मेरे 1-2 बार क्लाइंट का फोन आया, तो मैं जब रिकमेंड करता हूँ कि ऐसा ऐसा एक चार्ली चैपलिन का भी शो है, नहीं चार्ली चैपलिन का शो बिल्कुल नहीं चाहिए। बोले मैडम क्यों? अरे एकदम गंदा शो रहता है चार्ली का। वो आदमी आता है, उसको लात मारते हैं बच्चे, अरे छी, कपड़े गंदे फटेले, उस पर दाल फ्राई गिरा है कपड़े पे, ये नाड़ा छूटा हुआ है। ये दिस इज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस अबाउट देयर चार्ली। जो भी करता है, मैं उसका नाम तो किसी का जानता भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा करके आपको मिलता क्या? हाँ, पैसा कमाना सबका हक है। राइट, चार्ली चैपलिन का हमने कोई ये लेके नहीं रखा है क्या? ना मोनोपोली लेके रखा है, ना राइट्स हमारे पास है। राइट, हम भी ऐसे चैपलिन के पुजारी इसलिए हम लोग करते हैं। लेकिन जो भी आपने जो बोला, ढंग से करो या ना करो,
ये बात है। इसको कुछ सजेशन चाहिए तो मेरे से बात करता है। ऐसा नहीं कि मैं मास्टर हूँ इसलिए, मैं इससे भी सजेशन लेता हूँ। कॉस्ट्यूम के बारे में, जूतों के बारे में, हमने दोनों ने मिलके कितना जंग पछाड़ दिया है हमने। जूते प्रॉपर मिलने चाहिए। टोपी जो है ये इसके पास एक है, मेरे पास एक है, टोपी मिलती ही नहीं, आज भी मिलती नहीं है। अभी भी मेरे पास जो मैं कैप डाल रहा हूँ वो कैप को कम से कम 25 साल हो गए। क्या बात कर रहे हो? 25 साल। जान से भी प्यारा मैं टोपी को बहुत संभलता हूँ। 25 ईयर्स से आप वो एक टोपी यूज कर अभी रहे भी हो। पहन रहा हूँ मैं। और क्योंकि आप अपने कैरेक्टर से इतना प्यार करते हो कि वो सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। और जब हम लोग शो के लिए जाते हैं वो टोपी निकाल के बाजू में रखते हैं। कोई भी आता है टोपी डालता है, हाथ टोपी को हाथ लगाने का। मेरे को एक सवाल पूछा था, डिस्कवरी चैनल पे इंटरव्यू हुआ था मेरा जी। एक शॉर्ट एपिसोड बना था उसमें। हाँ, तो बोला व्हाट यू फील व्हेन यू वियर चार्ली चैपलिन्स ड्रेस। दैट्स रियली नाइस क्वेश्चन। इंग्लिश लेडी थी ऑस्ट्रेलियन। मैंने बोला आई फील लाइक ए एम्परर। वाह। तो मैं चैपलिन का सब कपड़ा फटा है, ये जो लोग नाड़ा वाड़ा छोड़ते ना उनसे मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन इतना गंदा भी कपड़ा मत पहनो, क्योंकि चैपलिन पुराने कपड़े पहनता है लेकिन उसमें भी स्टाइल है, एलिगेंस है, एक एलिगेंस है उसमें, Right. एक रॉब है उसमें। हाँ। तो मैं बोलता था मेरे को बुखार रहता था, कभी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब सुई लगा के या गोली खा के मैं स्टेज पर कपड़ा पहनना शुरू करता हूँ तो ऐसा लगता है हम लोग अभी राजा हैं। स्टेज पर जाएंगे, वी विल रूल एवरीबडी हु इज वाचिंग आवर शो। तो हम लोग एम्परर बन जाते, राजा बन जाते। और सच में आप दोनों के साथ में मिलकर के बहुत मजा आया। संदीप जी एंड प्रवीण जी के साथ में बात करते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये कन्वर्सेशन खत्म ही नहीं होना चाहिए। और जितने भी लोग आर्टिस्ट की तरह फील करते हैं, देखते हैं कि छोटा से छोटा एक्ट या छोटा सा छोटा उनकी जो कला है, अगर वो उसे बहुत ही शिद्दत से निभाते हैं, तो मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट पैसों के लिए नहीं, अपनी कला के लिए जीता है, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए वो काम करता है। और ये मैं आपको हर एक रियल आर्टिस्ट से मिलाकर ये बात आपको बताऊंगा। जैसे कि आज हमारे साथ थे प्रवीण जी एंड संदीप जी, और अगले वीडियो में मैं आपको ऐसे ही द रियल आर्टिस्ट से मिलाऊंगा। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। एंड एक मिनट संदीप, आज जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमको इतनी देर से सह रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि आप ये चैनल देखते रहिएगा, उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम दोनों चार्ली आपको आपके करियर के लिए, आपके पूरे परिवार को और आपको बधाई देते हैं, अच्छे की उम्मीद करते हैं, और सब कलाकारों को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड दिस इज एंकर संदीप सेइंग गुड बाय। मिलता हूं अगले वीडियो में।